तो अपन लोग क्या पढ़ने वाले, एमपी कर रहे हैं स्टार्ट, ठीक है ना। इससे पहले एमपी का पूरा ज्योग्राफी पढ़ लिया। एमपी ज्योग्राफी में देखो, इससे पहले जो भी लेक्चर अपन ने नहीं डाले वो भी अलग से डाल देंगे बाद में यूट्यूब पे। लेकिन अभी अपन जो पढ़ने वाले वो कर रहे हैं ट्राइब स्टार्ट, एमपी की, मध्य प्रदेश की क्या ट्राइब्स। ट्राइब्स पढ़ने से पहले एक बार बता दूं, जो पहले आप ये समझ लो मैपिंग के द्वारा कि कौन चीज़ कहाँ मिलती है, कहाँ पे क्या क्या होता है, किस क्षेत्र में कौन सी ट्राइब पाई जाती है, तो वो समझ लो। देखो पहले एक मैप, ठीक है, तो ये रहा मध्य प्रदेश का मैप और इसमें हमें देखना है ट्राइब। तो ये हो जाएगा नॉर्थ क्षेत्र, कौन सा उत्तरी, तो इस क्षेत्र में मिलेगी सहरिया, ठीक है, सहरिया मिलेगी। और कौन सी मिलेगी, देखो ये पहले भी पढ़ चुके कि सहरिया जो संग्रहालय है वो शिवपुर में, कहाँ पे है, और फिर है खैरबार। खैरबार, खैरबार वही है जो आपका मुरैना में क्या था, कत्था था, कत्था का वो है ना इंडस्ट्री है, कौन सा, कैलारस, बानवर, हाँ बानवर। तो सहरिया संग्रहालय हो गया, म्यूजिक जो हो गया कहाँ पे है, शिवपुर में। और खैरबार हो गया, खैरबार कहाँ हो जाएगा, खैरबार एक जो है वो कत्था निकालती है ट्राइब्स, और सोर, ठीक है। तो ये ट्राइब्स मिलेगी उत्तरी एमपी, मतलब नॉर्दर्न एमपी में। कहाँ मिलेगी, अब मैं पहले ही पढ़ाया था, इससे पहले मैं बता दूं, ये पूर्वी क्षेत्र पाया जाएगा। इसमें मिलेगी आपकी कौन सी, कोल, पनिक, क्या, पनिका, कोल, पनिका और मुड़िया, और कौन सी है, उराव और बैगा। देखो तो इस वाले पार्ट में, इस ऊपर नॉर्थ एमपी में मिलेगी सहरिया, सोर, खैरबार, कोल, पनिका, मुड़िया, उराव और बैगा। बात करें हम साउथ एमपी की, तो साउथ एमपी में यहाँ पे मिलेगी कोरकू, कोरकू और आपकी मिलेगी भारिया। तो ये दक्षिण एमपी हो गया। बात करो इस क्षेत्र में, देखो ये पूरा क्षेत्र कहलाता है घाटी का क्षेत्र, और जो नर्मदा घाटी का क्षेत्र है उसमें क्या मिलता है, कोल, कोल मतलब कोयला, क्या मिलता है, कोल मतलब कोयला मिलता है। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में मिलेगा, गोंडवाना टाइप की चट्टान। और जो गोंडवाना टाइप की रॉक्स हैं, जो गोंड ट्राइब्स है उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा गोंडवाना चट्टान। समझ में आ रहा कि नहीं यार, क्या कह रहा है। तो इस पार्ट में आपकी मिलेगी कौन सी, गोंड और पारधी, गोंड और पारधी। पारधी ये पूरी की पूरी शिकारी क्या है, ये पूरी 100 ट्राइब है। और गोंड जो ट्राइब है वो एमपी की, अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की जो गोंड ट्राइब है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़े ग्रुप की ट्राइब है। जैसे मैं बात करूं पूरे एमपी की सबसे लंबी ट्राइब या पूरे इंडिया लेवल पे कौन सी, तो भील है। कौन सी आती है, पूरे इंडिया लेवल या फिर एमपी लेवल पे भील आती है, दोनों जगह, ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्रुप में कौन बड़ी है सबसे ज़्यादा, जिसकी, अरे वही बोलो ना, उसकी उपजातियाँ के सबसे बड़ी है या वर्ग के हिसाब से कौन सी बड़ी है, तो वो कौन सी है, गोंड है, ठीक है। तो गोंड आ जाएगी। और इधर पूर्व में बात करूँ तो यहाँ अलीराजपुर झाबुआ मिलेगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा भील मिलती, कौन सी मिलती है, ठीक है, भील मिलेगी। और कौन सी मिलेगी, बंजारा। तो ये है आपका मैप। इस क्षेत्र में ये हो गई, ये होगा मध्य एमपी, हो गया साउथ एमपी, ये हो गया पूर्वी एमपी, ये हो गया नॉर्दर्न एमपी। तो ऐसे करके पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्र को बांटा है। तो पूछेगा कौन किस क्षेत्र में, जब इसके क्वेश्चन बनेंगे ना पुटअप होते, कि उत्तर की ट्राइब, नॉर्थ में मिलने वाली जनजातियाँ कौन सी हैं, दक्षिण में मिलने वाली जनजातियाँ कौन सी हैं, ईस्ट में मतलब पूर्व में मिलने वाली जनजातियाँ कौन सी हैं, वेस्ट में मिलने वाली। इसमें रटना कुछ नहीं है, आपको आराम से मैपिंग के हिसाब से समझना है। और अगर एक चीज़ समझ में आ गई तो आराम से ये चीज़ बन जाएगी आपकी। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा। तो पहली बात तो ये मैप क्लियर होना चाहिए आपको पढ़ने से पहले। अब ट्राइब को पढ़ने के लिए मैं बता दूं, आप एक बात जानते हो बेटा कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल मिलते पूरे इंडिया के, मिलते कि नहीं मिलते, ऐसे 24% वाले भाग पे। अब पूरे इंडिया के सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ मिलते हैं, एमपी में। अरे इंडिया का सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ, किस राज्य में है, तो फॉरेस्ट कहाँ है, वन, एमपी में है। और जब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो जब जंगल क्षेत्र ज़्यादा है, फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, तो ट्राइब भी कहाँ ज़्यादा मिलेंगी, तो पूरे इंडिया की सबसे ज़्यादा जनजातियाँ या ट्राइब्स कहाँ मिलते हैं, मध्य प्रदेश में। तो ए बी पॉइंट। फिर मैंने कहा सबसे बड़ा ग्रुप ट्राइब का कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जनजातियों का ग्रुप वो है भील,
इंडिया लेवल पे, एमपी लेवल पे। एमपी में भी सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी? भील। कौन सी है? ये लिखते जाना, मैं बोलता जा रहा हूँ ऐसे, ठीक है? ये पॉइंट तुम लोग लिखते जाना। तो भील है, ये लिखते जाओ। मैं अब सारे पॉइंट तो नहीं लिखेंगे ना इधर यहाँ पे, तो ये पॉइंट लिखते जाओ आप लोग, ठीक है? बात करूँ कि अगर सबसे ज़्यादा ग्रुप वाली ट्राइब कौन सी होगी? गोंड होगी। कौन सी होगी? गोंड होगी। चलो हम बात कर लें, हम एसटी पढ़ रहे हैं, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब पढ़ रहे हैं ना, हम यहाँ पे एसटी पढ़ रहे हैं, मतलब आपकी जनजाति। अब देखो, जनजातियों को पढ़ने के लिए जैसे हमने जो बेसिक पॉइंट अभी डिस्कस किए या बेसिक बातें हमने की, या किन किन पॉइंटों को हमें समझना है। सबसे पहले यहाँ पे जो बात आती है कि जब भी एसटी को पढ़ेंगे, एसटी वाले ग्रुप को, तो इनकी डेफिनेशन किस में दी है। तो कुछ यहाँ पे हम बात कर लें कि संविधान में इनके लिए क्या क्या प्रोविज़न है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान में क्या क्या बात बोली है। तो वहीं पे आर्टिकल 66 कितना? 66 और सेक्शन 25 कितना? हाँ, सेक्शन 25, आर्टिकल 66 और सेक्शन 25 में इनकी क्या डेफिनेशन दी है? क्या दी है? कि ट्राइब किसको कहेंगे? नहीं समझे? इनकी क्या बताई गई है? परिभाषा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? इनमें बेसिक आप पूरे पॉइंट बता दूंगा जितने भी होते हैं। आज मैं पहले आपसे इंट्रो ही डिस्कस करूंगा कि संविधान में क्या प्रोविज़न है, किस क्षेत्र में क्या कौन सी ट्राइब मिलती है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करने वाले पहली ट्राइब जो पढ़ेंगे भील पढ़ेंगे, फिर इसके बाद गोंड पढ़ेंगे, फिर एक से पनिका वगैरह है, खैरवार, फिर एक एक करके डिटेल से पढ़ लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यही समझना है जिनके बारे में आपके बात कर रहा हूँ। फिर देखो, फिर कुछ पॉइंटों की हम बात कर लें। फिर आर्टिकल 342 366 में कहा है, 366 में क्या कहा? डेफिनेशन ऑफ एसटी। डेफिनेशन ऑफ एसटी किसमें? सेक्शन 25 में। देखो, पीएससी प्री वाले क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, उनका भरोसा नहीं, इनके सेक्शन जरूर पढ़ना, क्योंकि इससे पहले कई सेक्शनों के क्वेश्चन ये पूछ चुका है कई प्रकार से। क्लियर हो रही बात नहीं आ रही? तो हर प्रकार के एक क्वेश्चन क्या पूछ चुका है, तो ये हम नहीं कह सकते कि आगे कैसे पूछेगा या कैसे नहीं पूछेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? एसटी के ऊपर एक होती मतलब शेड्यूल कास्ट, तो उसके लिए भी डेफिनेशन यही है कॉन्स्टिट्यूशन की 366 और सेक्शन 24 है। सेक्शन क्या है? 24, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखते हैं कुछ और हम आगे की बातें कर लें। आर्टिकल 342 ये कहता है, पहले सुनना ध्यान से। अब राष्ट्रपति तो हर एक स्टेट में जाएगा नहीं चेक करने, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रमुख होता है, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो होता है गवर्नर। कौन होता है? हाँ, जैसे कि इंडिया लेवल पे कौन होता है? प्रेसिडेंट। उसी प्रकार स्टेट लेवल पे कौन होगा? तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से पूछेगा कि अब उसकी डेफिनेशन बताई नहीं कि किस बेस पे वो पिछड़ी है, उनका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में कितना रोल प्ले है, शिक्षा में क्या है, मेडिकल फैसिलिटी क्या है, इस सब चीज़ों की जानकारी लेते हैं वो लोग। लेने के बाद ये सब चीज़ें पूछने के बाद, और इसकी जानकारी वो किससे मांगता है? गवर्नर से। राज्यपाल उस जाति के बारे में मतलब ट्राइब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और उसके परामर्श पर, उसके कहने पर, इंफॉर्मेशन देने पर राष्ट्रपति उसको क्या बना देता है? शेड्यूल ट्राइब घोषित कर देता है। क्लियर हो रही बात? तो आर्टिकल 342 संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने पर राष्ट्रपति उस ट्राइब को अनुसूचित जनजाति सूची में डाल देता है। क्लियर है? ये लिख लेना 342 में क्या कहा गया है। अब बात आती है कि कुछ मैं इन पे पॉइंट पे बात कर लूँ कि ये सारी बातें बोली किस बेस पे गई कि इनको ट्राइब माना जाएगा, डेफिनेशन क्या होगी, इनके फीचर क्या होंगे। फीचर मतलब इनके विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो एक समिति आई थी जिसका नाम था लोकुर समिति। कौन सी समिति? लोकुर समिति, लोकुर कमेटी। तो लोकुर समिति या लोकुर कमेटी के द्वारा एक एडवाइस दी गई, ये बात बोली गई। तो लोकुर समिति ने कहा क्या? तो लोकुर समिति ने इसके बहुत सारे फीचर्स बताए। सबसे पहले क्या बताया वो देखो, ये प्री के लिए है, प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। लोकुर समिति क्या है, या लोकुर समिति का किससे संबंधित है या किस टॉपिक से संबंधित है? तो एसटी से रिलेशन है, बस इतना। आर्टिकल बता दो, ये प्री में पूछेगा। अब इसकी जो पूरा फुल पूछेगा कि लोकुर समिति की शर्तें क्या थी, क्या क्या बातें बोली, तो वो मेंस के लिए 3 लाइनर 5 लाइनर, जो क्वेश्चन 3 नंबर है, 5 नंबर, 11 नंबर में पूछ सकते।
तो उनके बारे में फिर डिटेल से समझा। तो सबसे पहले बताया इसकी इनने शर्तें बताई। पहली शर्त इनने बताई प्राचीनता। क्या बोला कि वो कितनी पुरानी है। क्या बताया कि वो कितनी पुरानी है। बात समझ में आ रही। प्राचीनता। फिर बताया कि उसकी संस्कृति अलग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पृथक संस्कृति, मतलब सेपरेट कल्चर, अलग कल्चर होना चाहिए उसका, समाज से एकदम अलग। जैसे वो नहीं पत्थरों को देवता मानते हैं, वो अपना भगवान मानते हैं, पर्वतों को अपना भगवान मानते हैं, नदियों को मानते हैं, पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं, ऐसे वो सब चीज़ों के अलग अलग है ना उनका। तो कल्चर उनका अलग होना चाहिए। पहली तो बात वो पुरानी कितनी है, प्राचीन कितनी है, और इसी बेस पे तो इसी में यही तो बताया गया है आर्टिकल 66 में, कितनी पुरानी है, उसका कल्चर कैसा है, अलग। तो सेपरेट कल्चर होना चाहिए। फिर बोला वो लोग क्या करें, जो ट्राइब होगी आम लोगों से, ऐसा नहीं लिखो, आम लोगों के साथ संपर्क बनाने में संकोच करें। क्या क्या करें? वो इतनी जल्दी किसी नए बंदे के साथ कांटेक्ट, आम लोगों के साथ संपर्क बनाने में संकोच करें। करते भी हैं। इनके क्षेत्र में डायरेक्ट कोई जाके डायरेक्ट उनसे नहीं मिल सकता। इस आगे भौगोलिक पृथक्करण हो। क्या हो? भौगोलिक पृथक्करण हो। और समाज में सबसे क्या हो, पिछड़ापन। क्या हो? पिछड़ा। तो ये 5 क्राइटेरिया बताए गए किसके लिए, लोकुर समिति में। तो लोकुर समिति में ये 5 कैटेगरी बताएंगे। अब एक क्वेश्चन 5 नंबर में आता है अगर मेंस में लिखने को कि लोकुर समिति की रिकमेंडेशन क्या थी, शर्तें क्या थी, लिख दो, कोई दिक्कत है क्या? या प्री में पूछ ले कि लोकुर समिति ने कौन सी बात नहीं बोली थी, वो भी बता सकते हो। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? तो देखो रटना कुछ भी नहीं है, आपको बेटा बड़े प्यार से समझना है, आराम से चीज़ों को समझते जाना है। कि जैसे बोला 66 में क्या बोला, तो डेफिनेशन बोली है। 42 में कहा तो वो संबंधित राज्य का राज्यपाल होगा, वो क्या देगा, एडवाइस देगा, किससे रिलेटेड। ठीक है, क्लियर हो रहा कि नहीं? अब उसके बेस क्या होंगे, बेस ये होंगे, ये बताएगा ना, डाटा पे प्रस्तुत करेगा कि 2000 साल पुरानी ट्राइब है, किसी लोगों से कॉन्टेक्ट भी कोई जाए आसानी से बात नहीं करते। अरे वो एंटलीज बताई थी ना मैं तुम्हें, जैसे एंटली एक ग्रुप है ना अपना, मतलब यहाँ पे अंडमान निकोबार में, आसानी से वो किसी से कांटेक्ट नहीं, कोई गया तो कई बार हेलीकॉप्टर गए, कुछ भी गए अपने इंडियन मतलब भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने भेजे, तो उनके साथ कांटेक्ट उनने इतनी आसानी से नहीं किया, मार दिया उनको। ठीक है, हाँ वो नहीं रखना चाहते, इसलिए तो आम लोगों के साथ संपर्क नहीं रखते। भौगोलिक पृथक्करण अलग है ना पूरा, हमारी ज्योग्राफी से एकदम अलग है, हमारे क्षेत्रों से, उनका क्षेत्र ही अलग होगा। और 5वां हो जाए पिछड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोगों को? डाउट तो नहीं हो रहा? मैंने थोड़ा सोचा कि थोड़ा अलग से अच्छे से पढ़ा दिया जाए, तुम्हारे दिमाग में चीज़ें आराम से क्या हो, हाँ चली जाए। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ और बातें हम लोग इन पे कर लेते हैं। फिर ये सब टॉपिक हैं बेसिक। अब बात आती है कि आर्टिकलों के लिए कि किसके लिए, फिर इनके लिए आगे चल के फिर डिपार्टमेंट बनाएगा। डिपार्टमेंट का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, समझ, वो शेड्यूल कास्ट है। तो NCST अलग से एक ग्रुप बनाया गया, NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बनाई गई। ठीक है, देखो क्या था, पहले कोई जाति और जनजाति नहीं थी। पहले क्या होता था मैं बता दूं, SC और ST दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा जाता था, और इसके लिए स्पेशल जो आर्टिकल था वो आर्टिकल था 338। फिर बाद में 89 क्या हुआ, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो संविधान संशोधन किया गया और इसमें इसको पृथक कर दिया, और यहाँ पे अलग से SC को अलग से और ST को अलग से, और इसके लिए आर्टिकल 338 और इसके लिए हो गया 338A। तो ST के लिए अलग से कमीशन आया और आर्टिकल आया 338A। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पूरे भारत में ST में अगर देखें इंडिया लेवल पे तो 75 जातियों को पिछड़ा बताया। कितनी? 75 ट्राइब्स को, 75 ट्राइब को
क्या बताया, ये डाटा याद नहीं रखना है, ये थोड़ा ऐसे ही बता रहे हैं हम लोग, आपको समझना है क्या है जानकारी क्या नहीं, हल्का सा ये चीज़ें आपको नॉर्मली समझना। फिर आप जब 2011 का सेंसस पढ़ेंगे, 2011 का जनगणना पढ़ेंगे, तो इसमें ये डाटा आप लोग देख लें। जैसे कि इसमें लिखा भी है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में अनुसूचित जनजातियाँ नहीं पाई जाती, क्योंकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और ये क्षेत्र है पूरा का पूरा एकदम, मतलब जो भी मिलेंगे ज़्यादातर आपको जैसे जाट मिलेंगे, आपको राजपूत मिलेंगे, तो ये सब पूरी की पूरी क्षत्रिय टाइप की जो यहाँ ट्राइब ने, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा युद्ध हुए हैं। हाँ, और जंगल अंगल इन क्षेत्रों में मिलते नहीं। अब पंजाब में कहाँ से जंगल मिलेंगे, कहाँ हरियाणा में जंगल मिलने वाला है, तो इन क्षेत्रों में जंगल ये सब चीज़ें नहीं मिलती। अगर वही बात करें कुछ फैक्ट की कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे, अभी मैंने बोला ही था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में मिलेगी आपको ट्राइब, तो कहाँ मिलती है, मध्य प्रदेश में। कहाँ मिलेगी, एमपी के नीचे लगा है महाराष्ट्र। फिर जंगल कहाँ ज़्यादा मिलते हैं, अरे ये पूरा बालाघाट वगैरह नहीं लगा नीचे, ये पूरा एमपी जंगल वहाँ लगा। तो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ मिलेंगी, महाराष्ट्र में। समझ में आ रही बात। तो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ जो मिलती हैं मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा और फिर राजस्थान। राजस्थान में घुमक्कड़ टाइप की मिलती हैं सब, एक जगह से दूसरी जगह। ये सपेरे अपेरे कालबेलिए कहाँ मिलेंगे, सब मीना ईना सब राजस्थान में मिलेंगे। हाँ, बंजारा अंजारे सब। अरे तो मुझे ये बताओ, ये बंजारा कहाँ मिल रही, राजस्थान के ही तो बॉर्डर है, इसी तरफ तो मिल रही है बंजारा वगैरह। क्योंकि ये बात खुद देखना, कोरकू, भारिया वगैरह ये जनजातियां हैं, इन पे महाराष्ट्र कल्चर का प्रभाव मिलेगा। और ये इस तरफ, हाँ इस तरफ लगा है राजस्थान, तो यहाँ किसका मिलेगा, राजस्थान। अब ये पूरा इधर आ जाता है, इधर यूपी, इधर राजस्थान, तो इन पर भी वही मिलता है देखने को। और ये पूरा क्षेत्र छत्तीसगढ़ वगैरह है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ का असर देखने को मिलता है। क्लियर हो रहा, क्योंकि एमपी तो पैसे ही डाइवर्सिटी से घिरा पड़ा है, चारों तरफ से घिरा पड़ा है। हाँ ठीक है, इतना याद हो रहा कि नहीं हो रहा, समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ मैं। तो ये फैक्ट लिखते जाना, और जो भी डाउट हो पूछ लेना मुझसे। फिर बात आती है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की परसेंटेज बेस पे। ये तो थी जनसंख्या। जैसे मैं कहूँ, देखो मैंने कहा जनसंख्या मतलब कि पॉपुलेशन बेस कौन सा मिलेगा, एमपी पहले पे मिलेगा ना, फिर मिलेगा एमएच महाराष्ट्र, फिर मिलेगा ओडिशा, ये हो गई। अब एक होगा परसेंटेज बेस, प्रतिशत वाइज, तो पूरी परसेंटेज बेस ये 2011 की सेंसस में मिल जाएगा, 2011 की जनगणना है। नहीं फिर भी देख लो यहाँ कुछ पॉइंट कि यहाँ पे ये सब डाटा जो बता रहा हूँ, ये सब 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ समझ में आ रही, किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। तो परसेंटेज बेस सबसे ज़्यादा मिलेगा लक्षद्वीप। कहाँ मिलेगा, हाँ लक्षद्वीप में। कहाँ मिलने वाला है, तो सबसे ज़्यादा मिलने वाला है लक्षद्वीप में। अब लक्षद्वीप में परसेंटेज कितना है, तो ये है 90, ये डाटा लिख लो 94.8%। क्वेश्चन आया कई बार कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज बाइज ट्राइब्स कहाँ मिलती हैं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती हैं। ये देखो प्री के फैक्ट है, प्री का डाटा है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके MPPSC प्री में आते हैं, ठीक है। और जितने भी और भी मध्य प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो व्यापम के द्वारा लिए जाए, चाहे वो MPPSC के द्वारा, मतलब जो MPPSC कमीशन है उसके द्वारा लिया जाए, या और भी अदर एग्ज़ाम है, स्टेट एग्ज़ाम, उन सब में ये डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ, ये तो हो गया, और फिर दूसरे नंबर पे आएगा मिजोरम। कौन सा, मिजोरम। मिजोरम में यही डाटा है 94.4%। कितना डाटा है, ओनली 0.4% ज़्यादा है लक्षद्वीप में। अब यहाँ दो क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, एक बार थोड़ा बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि लक्षद्वीप क्या है, यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, और मिजोरम क्या है, स्टेट है। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे ऐसा कुछ भी ना लिखे क्वेश्चन में, ना लिखे कुछ भी, बस लिख दे कि इनमें से ऐसा कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज क्या पाई जाती है, ट्राइब्स पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा, तो लक्षद्वीप। ऐसा कोई डिफाइन करके ना दे, और जब वो स्पेशल डिफाइन करके दे दे कि इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है, और शब्द ना लिखा हो यूटी, यूनियन टेरिटरी ना हो, या केंद्र शासित प्रदेश ना हो, तो कौन सा, तो आंसर हो जाएगा तो मिजोरम। आपको ये देख लेना है क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और डिमांड के हिसाब से आंसर देना है। नहीं तो आप पढ़ के तो गए ये दोनों, या फिर कभी कभी इन्हें सीक्वेंस लगाने को देता है। जैसे यहाँ पे ये सीक्वेंस दे दिया, ये भी सीक्वेंस पूछ लें, तो ऊपर के टॉप 3 तो याद ही रखना।
अगर इक्का दुक्का इधर उधर का आता है, जहाँ आपको 3 ऑप्शन आए चौथा अपने आप आ जाएगा, ये नॉर्मल बन जाता है। क्योंकि प्री के लिए बस इतना रखो कि आपकी आंखों में मतलब जो नज़रों के सामने आए चीज़, तो वो ऑप्शन 4 में से एक समझ में आ जाए कि सही कौन है। मेंस में फिर इतना नहीं रहता, मेंस के लिए एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर नहीं रहती टेंशन उसके लिए, ठीक है। अब इसमें देखो तो मिजोरम हो गया, इसका डाटा इतना, तो मिजोरम में परसेंटेज इतना। अगर मैं बात करूँ पूरे इंडिया लेवल पर सबसे कम जनजातियाँ कहाँ मिलेगी, तो ये मिलती यूपी में। कहाँ मिलती हैं परसेंटेज वाइज सबसे कम, और ये डाटा है आपका 0.57%। सबसे कम कहाँ मिल रही है, उत्तर प्रदेश। यूपी में परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम है, और दमनदीप फिर इसके बाद मिलेगा। इसके बाद दमनदीप में आएगा, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में 60%। कितना, 60% क्षेत्र में। क्लियर है कि नहीं हो रहा? अगर मैं बात करूं कि पूरी इंडिया पॉपुलेशन का, जैसे 100 लोग हैं, 100 में से कितनी परसेंट इंडिया में है, तो इसका डाटा है 14.7%। कितना है पूरी टोटल पॉपुलेशन का, टोटल 14.7%। ये डाटा लिख लो, ये पढ़ लेना, नॉर्मल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं। फिर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं बता दूं। देखो ट्राइब्स में देखो कि 2011 के किसके सेंसस के अकॉर्डिंग कि सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा नंबर 1 पे आएगा, भील। कौन सा है, भील। दूसरे पे आएगा आपका गोंड। कौन सा आएगा, और तीसरे पे आएगा आपका कोरगू, और चौथे पे आएगा सहरिया। ये 4 तो याद रखो, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप है भील, दूसरा कौन सा है गोंड, तीसरा कोरगू, और चौथा है सहरिया। क्लियर है इतना? इसके बाद फिर हम कुछ और पॉइंटों की बात कर लें जो आपको बेसिक याद करना है, ये बेसिक पॉइंट जानना है। देखो अब मैं बात करूं कि टोटल एमपी लेवल पे, ये तो था इंडिया लेवल पे, कि टोटल एमपी की टोटल पॉपुलेशन में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है, तो 21%। कितनी है, 21%। याद रखो 20 और 21 के बीच में, ऐसा कुछ नहीं पूछता, इतना याद रखो 21% है। अब कुछ पॉइंट और कर लें हम याद, कुछ पॉइंट और देखे ले रहे हैं हम लोग। देखो मैं पहले ही बोला कि जिन क्षेत्रों में जंगल फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे, जिस पार्ट में, वहाँ पे जनजातियाँ ज़्यादा मिलेंगी। एक तो जनजाति यहाँ पे ज़्यादा है और एक जनजाति इस वाले पार्ट में ज़्यादा है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं पहले बोला कि यहाँ पे 2 जिले हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। इनको मध्य प्रदेश का क्या बोला जाता है, आदिवासी डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलते हैं, आदिवासी गंगा किसको कहते हैं, बता देवे। हाँ, ही याद रखना ये सब पॉइंट, कि ये नदी कौन क्षेत्र में जाती है, कौन सी कहाँ से जा रही है, ये सब पॉइंट याद रखना। देखो पहले ये पढ़ ले, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, अलीराजपुर झाबुआ, इन्हें आदिवासी डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा एमपी की ट्राइब कहाँ मिलती है, इन्हीं क्षेत्रों में मिलती है। अब देखो ध्यान से समझना, परसेंटेज बेस क्वेश्चन आए, किसके बेस पे, अगर परसेंटेज बेस आ रहा है कि जैसे वो पूछ रहा कि मध्य प्रदेश, जैसे यहाँ देखा ना हमने, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, एमपी में, उसी प्रकार यहाँ पे मैं लिख रहा कि एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में जनसंख्या में सबसे ज़्यादा ट्राइब मिल रही है, तो वो मिलेगी धार। किस में मिलेगी, जनसंख्या के बेस पे। और अगर वही परसेंटेज बेस पे पूछे तो आंसर होगा अलीराजपुर। क्या होगा, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर वो पूछता है कि जनसंख्या के आधार पर कौन सा, तो धार में है, और पूछता है परसेंटेज बेस पे कौन सा है, तो अलीराजपुर। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही तुम लोगों को। अब बात आए कि सबसे कम एमपी की जनजातियाँ कहाँ मिली, तो पता है भिंड मुरैना से ऊपर इस क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा राजपूत, गुर्जर, यादव, यही सबसे ज़्यादा। हाँ, चंबल डिवीज़न में सबसे कम मिलेगा। या फिर जो भी यहाँ पे थे उन लोगों ने उनको SC ST ग्रुप वालों को रहने नहीं दिया, उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया। तो आज भी कहा जाता है भिंड क्षेत्र में एमपी की सबसे कम वही 0.4% करके ST मिले, वो ना के बराबर होता। अरे वही बात होगी ना, इतने बड़े शहर में, मतलब 1 लाख की पॉपुलेशन पे अगर 2-4 लोग रह रहे तो उनका काउंटिंग करना बेकार है। जैसे मैं बता दूं, मुझे याद नहीं आ रहा, ये कोई क्षेत्र है यार, कौन सी जगह है, वहाँ पे वो क्या किया, पूरा एरिया है ठाकुरों का, पूरे मतलब पूरा एरिया रहता है, पूरा जो क्षेत्र है
गुर्जर ठाकुरों का, बीच में बस एक ही उनके बीच में रहता है बनिया गुप्ता। अब वो काय रखे हैं उसको, तो दुकानदारी काय से चलेगी, मतलब सामान किससे खरीदें, और कोई नहीं रह सकता। देख रहे तुम, तो एक गुप्ता बीच में काय के लिए रखे, वो भी कैसे बना के चलता होगा, वो भी कैसे उससे बनाते हो। तो सबके पर्पज अलग अलग होते हैं। अब ये 2-4 अगर यहाँ रह रहे हैं तो इनका कोलोब्रेशन ठीक ठाक होगा, तभी तो वो रुका है ना, भगा देते उसको। और सबसे पैसा वाला है उस क्षेत्र का वो। अब सबका पूरा दुकानदार सब खरीदने आएंगे ना उसके पास, आएंगे कि नहीं आएंगे। सबसे ज़्यादा किराना स्टोर किसके मिलते हैं, गुप्ताओं के। आप कहीं भी देखो हमेशा से, अरे इनके डीएनए में भी एंशिएंट टाइम से वही रहा। कौन अभी नए नए ये बन गए हैं अभी से, कि तुम अभी कह दो कि कैसे व्यापारी सबसे ज़्यादा किसका मिलेगा। नहीं अन्यथा ना लेना, आर्यन कहे सर जी हमारे ऊपर बोल रहे हैं तो मैं स्पेशल नहीं, मैं बता रहा, जैसे जो बेस्ट ग्रुप होता था, व्यापारी ग्रुप होता था, जैसे चावल का व्यापार करना, ये सब जो भी शक्कर गुड़, ये जो भी चीज़ें आती थी, तेल व्यापारी सबसे ज़्यादा रहते थे यही लोग। व्यापारी सबसे ज़्यादा इसी ग्रुप के तो रहते थे। आज भी वही, जैसे उनने का कोई बिजनेस नहीं, मैं कह रहा इनके जॉब में भी पहुंच जाए फिर भी इनके बिजनेस चलते रहेंगे, कोई ना कोई चलाएगा। तो इनका ये होना भी चाहिए, आपका एक न एक कोई छोटा मोटा सा बिजनेस चलता रहना चाहिए। चलो ठीक है, देखें अबे छोड़ो, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो बात करेंगे कि एसटी सबसे कम जनसंख्या में कहाँ मिलेंगे, तो लिख लो कहाँ मिलेंगे, आपके भिंड, दतिया और मुरैना। कहाँ मिलेंगे सबसे कम, सबसे कम एमपी में सबसे कम कौन, एसटी। तो ये मिलेंगे भिंड, दतिया और मुरैना। तो भिंड, दतिया और मुरैना में एमपी के सबसे कम क्या मिलते हैं, एसटी। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक चीज़ें जो पढ़नी थी, जैसे जनसंख्या के बारे में, परसेंटेज के बारे में, सेंसस मतलब हो गया, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने देख लिया, क्षेत्र देख लिए कहाँ क्या मिल रही है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या बोल रहा हूँ मैं। अब चलते हैं हम कुछ आगे के पॉइंट हम डिस्कस कर लें, कुछ बातें हम लोग यहाँ पर इनके बारे में हम देख लें। देखो यहाँ पे पढ़ने से पहले या इन चीज़ों के बारे में जानने से पहले, इनके जो सबसे ज़्यादा ट्राइब्स के जो क्वेश्चन आते हैं या जो हमें पढ़ना पड़ते हैं ट्राइब्स के बारे में, वो बेटा आता है कि ट्राइब की सबसे ज़्यादा जो अभी प्री में या जहाँ भी आ रहे हैं, जनसंख्या में सबसे कम, हाँ जनसंख्या में सबसे कम, क्या इन्हीं क्षेत्रों में। अरे जनसंख्या है ही नहीं तो परसेंटेज भी तो कम होगा, सिंपल सी बात है। जैसे जनसंख्या भिंड भी तो है 0.4%, कितना है, अब तो इसी का परसेंटेज लिख लो लोग, इसी का आप परसेंटेज लिख लीजिए 0.4%, बस। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा। मैं ये बोला कि ट्राइब को जब भी पढ़ते हैं, ट्राइब क्या बहुत ही एक जटिल टॉपिक रहता है, इतना आसानी से याद नहीं होता क्योंकि फैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो समझ में नहीं आता कि ट्राइब को पढ़ें क्या और आना 1-2 क्वेश्चन है। और इतना बड़ा टॉपिक पढ़ने के लिए 1-2 क्वेश्चन के लिए कितना बड़ा टॉपिक पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए हम इतना ज़्यादा मतलब हल्के में तो नहीं ले सकते ना। तो हमें करना क्या है कि उसमें पढ़ने के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, जैसे जब भी ट्राइब को पढ़ो, कौन क्षेत्र में कितनी ट्राइब पाई जाती है, कौन कौन क्षेत्र में कौन कौन सी ट्राइब मिल रही है। ट्राइब को पढ़ने के बाद उनकी उपजातियाँ क्या पढ़ेंगे, सब ट्राइब पढ़ लो। आर्ट एंड कल्चर देखो, आर्ट एंड कल्चर उनके डांस वगैरह देख लो, गाना आना कौन से होते हैं, सॉन्ग वगैरह क्या है उनके, हाँ उनकी चित्रकलाएँ देख लो, और उनका ये सब देख, उनके विवाह का सिस्टम देख लो, इतनी चीज़ें देख लो। और खेती को क्या कहते हैं, मृत्यु संस्कार को कुछ संस्कार देख लो, बस इतना सा पढ़ना है, इसके बाद खत्म। क्लियर हो रहा है। चलो कुछ इसमें इम्पोर्ट, हाँ कुछ सुनो बेटा सुनो। कुछ लोग रहे हैं समय समय पे अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो एंशिएंट टाइम में जो उस समय, जैसे अब आप वही है मनुस्मृति, इतनी सारी जो ग्रंथ पुराण जो भी है, सब में इनको जो लिखा गया वो शूद्र कहा गया। जैसे मनुस्मृति ने कि जो पैरों से निकला ब्रह्मा के तलुओं से, वो क्या है, शूद्र कहा जाएगा। तो कि तीनों वर्गों की क्या करेगा, सेवा करेगा, ऐसे करके बोला गया ना इनको कि एकदम सबसे पिछड़े हैं, इनका कोई लेना देना नहीं, समाज में केवल वर्गों की सेवा पैदा करने के लिए हुए हैं। इन जो सेव करेंगे, जो वर्ग हैं इनकी क्या करेंगे, सेवा करने के लिए आए। समय समय पे अकॉर्डिंग जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, जैसे हम साइंस की तरफ गए, टेक्नोलॉजी हमारी तरफ आई, हमने साइंस में अपना युग मतलब कदम बढ़ाया और चीज़ें हमने जोड़ी, तो वैसे वैसे लोग क्या होते गए, जागृत होते गए, और ये कुप्रथाएँ कुरीतियाँ ये सब त्यागते चले गए। उसी प्रकार से इस शब्द को भी चेंज किया जाता रहा, समय समय पे अकॉर्डिंग इन शब्दों में क्या की है, तब्दीली की गई है। पहले इनको कहते थे शूद्र, फिर उसमें फिर नाम कई लोगों ने आदिवासी कहा, कई लोगों ने इन्हें दलित भी कहा है, सब लोग। जैसे गांधी ने दलित कहा, नहीं सॉरी, गांधी जी ने हरिजन बोला, क्या बोला, गांधी जी ने हरिजन बोला।
तो सब ने अलग अलग करके बोले। जैसे आदिवासी जो बोला वो ठक्कर बाबा ने, किसने बोला? और ठक्कर बाबा को इनका मसीहा कहा जाता है। क्लियर हो रही बात नहीं? तो वही हमें देखना है किसने क्या कहा। थोड़े 5-6 पॉइंट है वो और लिख लो, क्योंकि इनके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लिख गया सबका? रब करूं? देखो अब देखो किसने क्या बोला। तो सबसे पहले बात आती आदिवासी। आदिवासी किसने कहा है? देख लो, एक तरफ नाम एक तरफ कहने वाला, किसने कहा है? सबसे पहले आदिवासी। आदिवासी कहा है काका केलकर। किसने कहा है? काका कालेकर, काका काले कालेलकर है, काका कालेलकर। और बाबा ठक्कर, ठक्कर बाबा। ठक्कर बाबा को इनका क्या कहा जाता? आदिवासियों का मसीहा। ये लिख लेना, ठीक है। इन्हीं को कहते हैं A.B. ठक्कर, एक काका कालेलकर। इन दोनों के द्वारा इसका नाम क्या दिया गया? उसमें दिया है क्या? ये पॉइंट दिया नहीं दिया ना, तो लिख लो ना। जो चीज़ नहीं दी तो वो लिख लीजिए आप लोग। आदिवासी। फिर लिखो पहाड़ी जनजाति। किसने बोला इनको? क्या बोला? पहाड़ी जनजाति। पहाड़ी जनजाति इनको किसने कहा है? हिल ट्राइब। क्या? तो हिल ट्राइब इनको कहा कि इनके द्वारा गए, हिल ट्राइब्स। तो ये बोला गया, इनका नाम लिख लीजिए आप, ग्रियर्सन। क्या नाम है? ग्रियर्सन। ठीक है। फिर बात आती है इनको पिछड़े हिंदू किसे बोला? बैकवर्ड हिंदूज। क्या बोला है? कि ये लोग हिंदू तो हैं लेकिन पिछड़े हिंदू हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको शामिल किया तो क्या है? बुद्ध को शामिल करके रखे हैं। बोला ना कि ये सब हिंदू कैटेगरी। सिख भी शामिल है कि नहीं है? जैन भी शामिल है। उसमें आर्टिकल जैसे जो 25 से 25 में बोला है कि उनने इन सब जनसंख्या को भी, जैसे वो नहीं मानते, जब बुद्ध अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं, जैन अपने आप को हिंदू नहीं मानते, सिख भी नहीं कहते, लेकिन वो लोग फिर भी उसमें शामिल करके रखे हैं कि नहीं रखे? हाँ, लिखो पिछड़े हिंदू, बैकवर्ड हिंदू। इनको बोला है डॉक्टर G.S. घुरिये ने। किसने? डॉक्टर G.S. घुरिये। डॉक्टर G.S. ने इनको क्या बोला है? पिछड़े हिंदू। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? विलीन मानव। क्या? हाँ, नहीं समझे? विलीन, ऐसा लिख लो, विलीन मानवता, सबमर्ज्ड ह्यूमैनिटी। मुझे ये बताओ, सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटी इन्हीं में तो है। जंगलों के प्रति, फॉरेस्ट के प्रति, पर्वतों के, कभी नुकसान पहुंचाया हमने? नदियों को पहुंचाया है? और हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, पर्वत काटे जा रहे हैं, संरक्षण। इसलिए इन्हें बोला है कि ये क्या है? विलीन मानवता। अगर एक खत्म हो गया तो पूरी जो ह्यूमैनिटी है फॉरेस्ट के प्रति, बिल्कुल वो सब क्या हो जाए? खत्म हो जाए। और ये बोला डॉक्टर दस एंड दास। डॉक्टर दस एंड दास, डॉक्टर दस एंड दास ने इनको बोला। अगला है दलित वर्ग। दलित वर्ग बोला था, दलित जो शब्द दिया था वो अंग्रेजों ने। किसने बोला था? याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि दलित किसने बोला है, तो अंग्रेजों के द्वारा बोला गया है। तो दलित वर्ग बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो ना दलित ही के रूप में ऐसे किया था। ठीक है। अब लिखते हैं हरिजन। हरिजन इनको बोला था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी। क्या बोला गया है इन्हें? दलित। फिर अगला आएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति मतलब ST, शेड्यूल ट्राइब। क्या क्या? शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब किसको बोला है? शेड्यूल ट्राइब ये बोला है किसमें? भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको क्या बोला गया है? शेड्यूल ट्राइब। क्लियर हो गया पॉइंट? क्या कह रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये थे नाम। किसने किसने, जैसे पूछे आदिवासी शब्द किसने दिया, आदिवासी किसने बोला इनको,
तो बोला काका कालेलकर और ठक्कर बाबा के द्वारा, और ठक्कर बाबा को ही इनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ लिख लो, आदिवासियों का मसीहा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? पहाड़ी जनजाति किसने बोला है? हिल ट्राइब्स बोला है ग्रीसन ने, ठीक है। फिर आएगा पिछड़े हिंदू, बैकवर्ड हिंदूज का है डॉक्टर G.S. घुरिये। विलीन मानवता का है दस एंड दास। विलीन मानो तो इंग्लिश में क्या प्रोनाउंस करेंगे? सबमर्ज्ड ह्यूमैनिटी, मानवता। विलीन मानवता का है डॉक्टर दस एंड दास ने। दलित वर्ग बोला अंग्रेजों के द्वारा। हरिजन कहा महात्मा गांधी। हरिजन करके इनका पेपर भी आता था गांधी जी का। और अनुसूचित जाति हमारे ट्राइब में इनको, मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको क्या किया गया है? डिस्क्राइब किया गया। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? किसी का डाउट नहीं? इतना क्लियर हो गया? तो हमने जो पढ़ना था आज हमने जाना ट्राइब्स की बारे में, बेसिक फीचर्स, और बेसिक फीचर्स के बाद जाना कि कौन क्षेत्र में कितनी मिलती है, कहाँ कहाँ कौन सी ट्राइब पाई जाती है। अभी हम जब ये पढ़ेंगे पूरा के गोंड के बारे में, एक एक ग्रुप, इसमें सबसे बड़ी ट्राइब है कौन सी? भील है। भील और गोंड में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर तो जल्दी से अपने एक दो क्लास में ख़त्म कर देंगे। एक एक क्लास लगेगी भील पे, एक गोंड पे, ऐसे करके सब खत्म हो जाएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।